नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आपके समक्ष एमपी टेट 2022 वर्ग 3 का कट ऑफ लेकर उपस्थित हुई हूँ। कट ऑफ से संबंधित, नॉर्मलाइजेशन से संबंधित और नंबरों से संबंधित हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मिनिमम इस बात तक पहुँचेंगे कि कट ऑफ कितना रहेगा, क्या रहेगा, कितने नंबर पर आप सेफ़ रहेंगे और कितने नंबर लाने पर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी सीट सुरक्षित रहेगी। तो आइए देखते हैं कट ऑफ कितना और क्या रहेगा। दोस्तों, एमपी टेट में मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे 150 नंबर रहे हैं। तो पेपर हमारा था 150 नंबर का। अब इसके अंतर्गत कैटेगरी रही थी ओबीसी, एसटी और एससी। तो मैंने इन तीनों कैटेगरी को एक में ही सम्मिलित किया है। तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स था 50% ओबीसी, एसटी और एससी को लाना था। तो 75 मार्क्स पर ये लोग पास आउट हैं। ये मतलब 75 जो मार्क्स मैंने लिखे हैं वो पासिंग मार्क्स यहाँ पर मैंने आपको दर्शाए हैं, बताए हैं। तो इसमें कैटेगरी जो 2 ली है मैंने, वो अदर कैटेगरी को लिया है। तो इनको मिनिमम 60% इनका था। तो इनका जो नंबर इन्हें लाने थे वो थे 90 मार्क्स। मतलब 90 में ये लोग 150 में से 90 नंबर में ये पास थे। अब हम बात करते हैं कि 75 और 90 जो इन लोगों को लेकर आने थे, तो क्या यह इसमें सेफ़ जोन में हैं और क्या इन्हें इन्हीं नंबरों पर नौकरी मिल जाएगी। तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इससे संबंधित विषय चर्चा पर बात करते हैं। कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत नंबरों का बढ़ना और घटना, यह प्रक्रिया काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में वह चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या अन्य क्षेत्रों से जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में जहाँ तक देखने को आता है कि अंक बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो अंकों का बढ़ना और घटना किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, तो हम इस विषय पर भी आपसे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, मैंने आपके समक्ष नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिंदु रखे हैं। तो देखते हैं उन बिंदुओं को। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो परीक्षा के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होता है कि परीक्षा की पाली दो फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्टों में होती है। सभी बच्चों को एक ही शिफ्ट में बिठाकर तो पेपर लिया नहीं जा सकता, क्योंकि लाखों में संख्या होने पर बच्चों को अलग-अलग शिफ्टों में पेपर होता है। तो हर दिन पेपर होता है और हर दिन 2 पालियों में पेपर होता है। अब पेपर का स्तर किसी पाली में कठिन होता है और किसी में सरल होता है। कठिन पाली के बच्चे कम अंक अर्जित कर पाते हैं और सरल पाली के बच्चे वहीं पर अच्छे अंकों को प्राप्त कर अच्छे से अपना पेपर दे पाते हैं। तब बच्चों में फिर ये विवाद रहता है कि हमारा पेपर कठिन आया था इसलिए हम अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाए, और कुछ बच्चे सरल पेपर आने के कारण अच्छे अंक अर्जित कर लेते हैं। तो यह रहता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत। तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कई बच्चों ने इसका विरोध भी किया है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। आखिर पेपर तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है और हमने मेहनत की, पेपर दिया और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें नंबर बताए गए, लेकिन वास्तविकता में वह नंबर हमारे कम आए। जब बाद में हमें पता चला नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो वह नंबर हमारे कम हो गए। या फिर यह भी पता चलता है कि हमारे नंबर तो कम थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ गए। दोनों ही तरह की स्थिति पैदा होती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं शिफ्ट वन में आप देख रहे हैं कि शिफ्ट 1 के जैसे स्टूडेंट हैं और उनके नंबर हैं 60, 50, 45, 65 और 55 अंक। ये उन्होंने प्राप्त किए। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों ने ये अंक अर्जित किए, यह अंक उन्होंने प्राप्त किए। लेकिन वहीं शिफ्ट 2 के बच्चों ने पेपर में 100, 80, 70,
90 और 85 अंक अर्जित किए हैं। और वहीं दूसरी ओर शिफ्ट 3 के बच्चों ने नेक्स्ट डे के पेपर में 90, 95, 60, 75 और 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर तीनों को देखते हुए आपको अलग से ही देखने में पता चल रहा है कि शिफ्ट 1 के बच्चे कम अंक लेकर आए, जबकि शिफ्ट 2 के बच्चों के अंक काफ़ी अच्छे आए हैं और शिफ्ट 3 मिडिल में रही है। तो वहाँ पर इनका औसत निकाला जाता है। जैसे कि औसत किस तरह से निकलेगा कि जैसे 60, 50, 45, 65, 55 में मिनिमम अंक देखा जाएगा। तो इस शिफ्ट में मिनिमम अंक कहलाएगा 55 और सेकंड से शिफ्ट में उसी तरह से 85 लिया जाएगा और शिफ्ट 3 में 80 लिया जाएगा। अब इन तीनों को देखा जाएगा तो जैसे कि सबसे ज़्यादा अंक हैं 85, तो हम 85 को अगर देखते हैं, लेकिन 85 के मायने में 55 और 80 अंक कम हैं, तो इनको औसत करके इनको नॉर्मलाइजेशन के तहत जिस तरह भी एमपीटेट कुछ रूल्स अपने बनाते हुए इन्हें बढ़ाएगा और इन बच्चों के अंकों को बढ़ाकर 85 के समथिंग लेकर आएगा, ताकि तीनों शिफ्टों को बराबरी में रखा जा सके, ताकि इनके क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चंस की जो सरल और कठिन का जो अनुपात है वो घट सके। तो इन्हें घटाने की प्रक्रिया वो करेगा और इन्हें बराबर मात्रा में रखेगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि प्रश्नों की संख्या, जैसे कि बताया है 150 प्रश्न हैं, और गलत प्रश्नों की संख्या को भी वहाँ पर देखा जाता है कि आपके प्रश्न उन प्रश्नों में से कितने गलत रहे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी-कभी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस नॉर्मली गलत हो ही जाते हैं, तो फिर उन प्रश्नों के अंक बढ़ा दिए जाते हैं। तो जैसे कि बच्चे के 70 नंबर है तो वह 74 हो जाता है, या उसके 100 नंबर है तो वह 104 नंबर हो जाते हैं। लेकिन कहीं पर जैसे कि कोई शिफ्ट है और उसका कठिन पेपर आ रहा है, तो कठिन में घटाने की संख्या 2 से 3 नंबर ही रहती है, लेकिन बढ़ाने की संख्या कम से कम 10 से 12 अंक भी बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत हो जाता है। तो इसमें नंबरों का घटना बढ़ना नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत होता है। अब हम इसके बाद में दोस्तों कट ऑफ देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपके समक्ष कैटेगरी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दर्शाया है। इसे आप देखिए कि मैंने कैटेगरी में जनरल के कट ऑफ 112 से 115 लिए हैं, लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि 112 से 115 होंगे तो ही आपका होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो सकता है कि आपको इससे कम नंबर होने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, पर फिर भी हम इसको इसलिए 112 115 रखते हैं कि अगर मिनिमम इतने आपके नंबर हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। मतलब आप इस उम्मीद में रह सकते हैं कि आपकी ये सीट रिज़र्व हो गई है और आप इस सीट के हकदार हैं। अगला आप देखें कि आपका जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मैंने दोनों को एक ही उसमें रखा है, तो इसके अंतर्गत 105 से 108 अगर आपके नंबर हैं और आपने इतने अंक अर्जित कर लिए हैं, ये अंक अभी आपके नॉर्मलाइजेशन के पहले के अंक हैं। अभी आप ये नहीं जानते कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 105 रहेंगे या 108 रहेंगे, या 105 108 से और ज़्यादा भी हो जाएं या कम भी हो जाएं। ये एक मिनिमम नंबर है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो अगला आप देखें, अगर आप एससी हैं तो आपके 95 से 98 हैं, तो अब आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप इसमें सेफ़ हैं। अगला देखें एसटी के लिए भी 90 से 93 है अगर आपके मार्क्स, तो वो भी आपके लिए सेफ़ हैं। लेकिन ये एक जो मैं कट ऑफ आपको दिखा रही हूँ, ये ये एक अनुमानित कट ऑफ है, जिसे मैंने केवल एक अनुमान के तहत आपके सामने दिखाया है। लेकिन मेन कट ऑफ तो हम तभी बता सकते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो उपस्थित हो जाए। जब नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर्स पता चल जाएंगे कि हमारे नंबर क्या है, क्योंकि कभी कभी बढ़े हुए नंबरों का कम हो जाना या कम नंबरों का भी बढ़ जाना
ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नॉर्मलाइजेशन में यह सब होना एक नॉर्मल सी बात है। हाँ, साथ ही मैं उन उम्मीदवारों के लिए भी एक बात कहना चाहूँगी कि जो 1 या 2 या 5 अंक तक से भी जो पिछड़ गए हैं, तो वह भी हताश और निराश ना हों, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस की संख्याएँ गलत होना, प्रश्नों का गलत होना, क्वेश्चन पेपर का कठिन आना, इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट कट ऑफ निकालेगी और कट ऑफ में आपके 4 से 5 नंबर बढ़ना तो स्वाभाविक सी ही बात है। तो आप बिल्कुल हताश ना हों कि आप 2, 4, 5 नंबर से रह गए हैं और आपका पेपर रह गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ बढ़ जाएँगे और आप बिल्कुल पास आउट हो जाएँगे। अब और अपनी सीट को अवश्य रिज़र्व करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि अगर आप इतने नंबर्स पर हैं और आपने इतने नंबर अर्जित किए हैं, तो आपको इस सीट से कोई हटा नहीं सकता। आप यह सीट आपके लिए रिज़र्व हो गई है और आप भविष्य के आने वाले शिक्षक बन गए हैं। एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत आप इस कट ऑफ के अंतर्गत हैं, तो आपको ये सीट मिल गई है। चलिए, आपको मेरा ये एक नॉर्मलाइजेशंस और कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने उम्मीद की है कि मैं कुछ इसके द्वारा एक अनुमान तहत आपको बता पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।